हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप सभी? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से जिन्होंने हिंदी कोर्स सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन लेकर आई हूँ और जिन्होंने अभी परीक्षा मीन्स जो 20 फरवरी को आपकी हिंदी की परीक्षा थी और जिसका सेट नंबर आया होगा, जिसका पेपर कोड था 2/4/1 सेट नंबर 1। तो जिसने भी ये प्रश्न पत्र सॉल्व किया है या जिसकी परीक्षा में किस्मत से ये वाला प्रश्न पत्र आया था, उसका मैं समाधान करने जा रही हूं आपके इस वीडियो में। तो देखते हैं, आप बताइएगा कि जो मैं यहाँ पर समाधान करने वाली हूं, तो क्या आपके समाधान और मेरे समाधान या मेरे सॉल्यूशंस मेल खा रहे हैं? यदि मेल खा रहे हैं तो समझिएगा कि हिंदी का जो परिणाम है आपका अच्छा आने वाला है, और यदि नहीं भी कुछ है तो निराश नहीं होना है। आगे की परीक्षाओं पर अच्छे से ध्यान देना है, जो भी अगली परीक्षा है उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से फुली फोकस्ड होकर वर्क करना है, ताकि जो हमने गलती फर्स्ट पेपर में की है वो आगे के पेपर में हम ना दोहराएं। चलो तो आ जाओ, चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी आधार हिंदी कोर की ही हम बात कर रहे हैं। निर्धारित समय आपको 3 घंटे दिया गया था। यस, अधिकतम अंक थे 80, थे ना बेटा? 3 घंटे का समय था किसका? सिर्फ राइटिंग का बाकी आपके 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए दिए गए थे। ये सारे आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे। जो नोट लिखा है यहाँ पर लिखे हैं कि कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित प्रश्न 15 हैं। क्या आपने देख लिया था कि जो प्रश्न पत्र है उसके पेजेस 15 है या 15 है? प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें, जो कि अभी हमने बताया 2/4/1 सेट 1 लिख लिया होगा आपने। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 13 प्रश्न हैं। टोटल जो प्रश्न थे वो 13 प्रश्न थे, है ना? किए थे? वेरी गुड। अब कृपया प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। पेपर कोड जो दिया है ना, वो कि क्या है आपका, लिख लिया होगा। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आपका जो एग्जाम हुआ होगा वो करेक्ट 10:30 से राइटिंग स्किल स्टार्ट हो गई होगी, है ना? राइटिंग जो पोर्शन था कि लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 10:15 से 10:30 के बीच का मतलब जो 15 मिनट का टाइम था वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया होगा। रीडिंग टाइम थी। तो मैं पूरा विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से उन 15 मिनट्स को यूटिलाइज करते हुए प्रश्न पत्र को पढ़ा होगा। और ऐसा नहीं है कि प्रश्न पत्र को बहुत से बच्चों को मैंने देखा है प्रश्न पहला पढ़ा और उत्तर सोचने लग गए या रफ में लिखते रहे। ऐसा मत करना। पहले सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना जो रीडिंग टाइम है। अब आने वाली परीक्षाओं की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? इसमें भी आपने किया होगा और करेक्ट आपका 10:30 से आपको स्टार्ट राइटिंग की बेल बज गई होगी या आपको कह दिया गया होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपने देखा होगा। और जो निर्देश दिए हैं, सामान्य निर्देश, कहने को तो ये सामान्य हैं लेकिन ये निर्देश असामान्य कार्य कर जाते हैं, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर एक परीक्षा को सफलतापूर्वक करने के लिए हमें सामान्य निर्देशों पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है। क्या आपने दिया था इस तरह से कि निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। कितने अच्छे तरीके से यहाँ लिखा है कि बहुत सावधानी से पढ़िए। सिर्फ ये नहीं कि हम हमारे अकॉर्डिंग पढ़ते जा रहे हैं, हम जो हमारे अनुसार पढ़ते हैं हम वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं, और उनका सख्ती से अनुपालन करना है कि जो यहाँ लिखा है उसका बहुत अच्छे से इसी तरह से आपको पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ते हुए उनका पालन करना है और अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें उत्तर लिखना है। पहला क्या है? इस प्रश्न पत्र में कुल 13 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। कुल 13 प्रश्न दिए गए हैं और 13 के 13 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना ही है। तो आप लिख कर आए थे, वेरी गुड। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा, आपने देखा होगा। तीसरा है, खंड आ में 45 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें से आपको 40 के उत्तर देना है। आपने ऐसा किया? यदि किया है तो बहुत अच्छी बात है। चौथा है, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। और अगला है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। पहले खंड आ में जो
45 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, उनमें से जो आपको लगता है कि इन्हें मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं वैसा आपने किए होंगे, तो 40 प्रश्न आप बहुत सही तरीके से करके आए होंगे। और उसके बाद आप खंड बा पर गए होंगे जो वर्णनात्मक प्रश्न है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, उनको आपने बहुत अच्छे से पढ़कर उनके उत्तर लिखे होंगे। और साथ ही साथ जो आंतरिक विकल्प दिए थे उनको भी ध्यान से देखा होगा कि किन्हीं 3 प्रश्नों में से, 3 निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। किया था ऐसा? वेरी गुड। ठीक है, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कुछ और तो नहीं करा है बच्चे। देखो, खंड आ की हम बात कर रहे हैं जो कि 10 नंबर का है, अपठित गद्यांश। 10 नंबर, 80 में से 10 नंबर का तो अपठित गद्यांश ही है। यदि हमने ये सही किया है तो फिर हमारे 10 नंबर पक्के हो गए हैं। पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। चुनकर लिखिए लिखा है ना यहाँ, जो कि मैं बार बार कहती जा रही थी, विकल्प को चुनकर लिखना भी है। जैसे उत्तर का, तो का में जो लिखा है वो भी आप लिखकर आए थे बेटा, जैसा कि मैं सैंपल पेपर्स में जो भी प्रैक्टिस पेपर्स हमने सॉल्व किए थे उनमें हमेशा मैं बताती रही थी कि सिर्फ का अकेला लिखकर नहीं आना है कि भाई का है तो हम लिखा है का के आगे जो वाक्य या जो शब्द लिखा है उसको भी आपको लिखकर आना था। तो क्या आपने ऐसा किया है? यदि किया है तो यदि आपका ये विकल्प सही है और आपने ये भी लिखा है तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर 1 नंबर की उम्मीद मत करना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। प्रायः प्रदूषण बढ़ने के बाद ही हम कार्यवाही के लिए लालायित होते हैं। अक्सर क्या होता है, जब प्रदूषण बढ़ जाता है, जब समस्या सिर पर आ जाती है, तभी हमारी नींद खुलती है कि हमें कुछ करना है ना। जबकि प्रदूषण बढ़ने से पहले ही हमें सक्रिय हो जाना चाहिए। प्रदूषण या कोई भी मुश्किल या परेशानी आने से पहले या खतरा आने से पहले हमें सक्रिय हो जाना चाहिए, हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है ऐसा। मौसम और वायु प्रदूषण एक दूसरे से जुड़े हैं। हम सब जानते हैं कि जो हमारा मौसम है और जो वायु प्रदूषण है वो एक दूसरे से जुड़े हैं। मौसम कैसा है, प्रदूषण हो रहा है या प्रदूषण की मतलब किस तरह से हम वातावरण को स्वच्छ साफ सुथरा रख सकते हैं, उसका प्रभाव पूरा मौसम पर पड़ता है और उससे हम सब जुड़े हुए हैं। हवा की गति कम हो, यदि हवा की गति कम होती है तो प्रदूषक तत्व अधिक बढ़ जाते हैं। यदि धीमी धीमी गति से हवा चल रही है तो जो प्रदूषक तत्व जो हैं वो और अधिक बढ़ जाते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि हवा की गति जब ज़्यादा होती है तो बेहद खराब से खराब हवा भी बेहतर होने लगती है। ठीक है, अर्थात समय विशेष में किसी खास दिशा से हवा, नमी, जब हवा आती है ना किसी भी खास दिशा से तो अपने साथ साथ बहुत कुछ ले आती है। धूल, नमी, प्रदूषकों को साथ ले आती है। कुछ वायु प्रदूषक जमीन की सतह के आसपास भी होते हैं। सतह मतलब जानते हो, लेयर, उसके आसपास भी होते हैं। और बहुत ऊंचाई तक पहुंचे प्रदूषक मौसम को भी प्रभावित करते हैं। हवा के साथ साथ जो ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो वो पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको भी खराब कर देते हैं या उसको भी प्रदूषित कर देते हैं, हमारे वेदर को। ठीक है, जमीन से उठी गैसें, रासायनिक कण वायुमंडल में पहुंचकर अनेक बार नुकसानदेह प्रदूषणकारी बन सकते हैं यदि वे लंबे समय तक वायुमंडल में बने रहे। अतः यदि अभी प्रदूषण वायुमंडल में पहुंचना रुक भी जाए तो भी मौजूदा प्रदूषण अगले कई सालों तक असरकारी होंगे। समझ गए कि यदि हमने अभी भी अपने आप को स्वच्छता से मिलाकर नहीं रखा या हमने अभी भी, मनुष्य की बात कर रहे हैं हम, कि यदि उसने प्रदूषणकारी जो रासायनिक गैसें हैं और भी कितने सारे प्रदूषण होते हैं उन पर यदि नियंत्रण नहीं किया तो आगे तो खतरा होगा ही बहुत ज़्यादा। और यदि हम अभी नियंत्रित कर लेते हैं तो जो वर्तमान में अभी हैं वो भी कई वर्षों तक तो रहेंगे। इसलिए यदि हमने अपने वातावरण को स्वच्छ नहीं रखा तो मनुष्य का जीवन तो खतरे में आना ही आना है। वायु प्रदूषण की एक सच्चाई यह भी है कि एक जगह का प्रदूषण दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच जाता है। वायु प्रदूषण हवा के माध्यम से, यदि कहीं पर जैसे मान लीजिए जहरीली गैसें हैं या धुआं है, चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, यदि हवा हमारी तरफ की होगी, जैसे यहाँ हम रह रहे हैं और कहीं दूर दराज किसी शहर में कोई ऐसी चिमनी या फैक्ट्रीज लगी हैं जहाँ पर जहरीली गैस है,
तो यदि हवा इस तरफ की चली तो हमारे यहाँ भी वही प्रदूषण हो जाएगा। तो ये वायु प्रदूषण बड़ा खतरनाक होता है। ऐसा नहीं कि अब वहाँ है, हमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम पर भी नकारात्मक असर होता है। हवा साफ हो तो कहीं से कहीं पहुंचे, चिंता की बात ही नहीं। हवा यदि प्रदूषण का भार लिए हुए है तो चिंता का कारण है। हवा को प्रदूषकों का भार ना ढोना पड़े, इसके साझा प्रयास किए जाने चाहिए। मिलजुल कर हमें वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। इसके लिए नवाचारी टेक्नोलॉजी और पद्धतियों के अनुसंधान पर काम करना ही होगा। जो यहाँ पर बात की जा रही है वैज्ञानिक और नए नए जो अनुसंधान या प्रयोग चलते हैं उन पर, कि किस तरह से हमें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। ठीक है। जगह जगह भवनों या अन्य ढांचागत निर्माण से खुली जगह में जो कमी आ रही है उससे स्थानीय स्तर पर वायु प्रवाह में दिक्कत हो रही है। अब बहुत मतलब जो भी जगह जगह भवनों या अन्य ढांचागत निर्माण से खुली जगह में जो कमी आ रही है, अर्थात अब खुली जगह मिल ही नहीं रही है, एकदम कंजस्टेड होकर घरों का, फैक्ट्रीज का और ऐसा निर्माण होता जा रहा है कि खुला जगह या खुली जो स्पेस है वो है ही नहीं। यही दिया है कि जगह जगह भवनों या अन्य ढांचागत मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, उसका निर्माण हो रहा है, तो खुली जगह में जो कमी आ रही है उससे स्थानीय स्तर पर वायु प्रवाह में दिक्कत हो रही है। हवा का रुख है वो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसके कारण। इससे भी प्रदूषण आसपास ही मंडराता रहता है। जीवाश्म ईंधन जलाने से या औद्योगिक प्रदूषणों से कार्बन, सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वायुमंडल में पहुंचे तो जल और जल का जो भी प्रारूप होगा वह हिमपात हो या ओस हो, तेजाब में बदल जाता है, तेजाबी में बदल जाता है। समझ में आया कि वो भी खतरनाक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तो निसंदेह बरसात के बाद हवा तो साफ लगेगी, लेकिन जो प्रदूषित जल से पेड़ों की जड़ें और उनको जमीन से मिलने वाले पोषक तत्व तो दुष्प्रभावित होंगे कि अब वो तो वातावरण में मिल गया ना, तो अब जो पानी मिल रहा है पेड़ पौधों को उनकी जड़ों तक जा रहा है वो तो उनके लिए हानिकारक होगा। तालाबों, नदियों के जलचर पीड़ित हो सकते हैं। कुछ प्रदूषक पत्तियों पर ऐसे बैठ जाएं जो पेड़ों के लिए हानिकारक होते हैं। बरसात की जरूरत अब खेती, जलाशय के लिए ही नहीं, जलाशय आप समझते हो ना, जैसे तालाब, नदी आदि, दम घोटू धुंध के प्रदूषण से निजात पाने के लिए भी हो गई है। मतलब अब बरसात की जरूरत केवल खेती वेती के लिए जरूरत ही नहीं है, बल्कि दम घोटू मतलब सांस लेने में तक परेशानी होती है, उससे प्रदूषण से बचने के लिए भी बहुत जरूरी हो गई है। कृत्रिम बरसात का विकल्प भी कुछ जिम्मेदार संस्थाएं लेने लगी हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण में सुधार हेतु हमें सावधान होने की आवश्यकता है, सावधान होने की जरूरत है, अन्यथा आगे चलकर हमारा जो वातावरण है वो बहुत खतरनाक, जहरीला हो जाएगा। और फिर वायु जिससे हम सांस लेते हैं, सांस लेने में यदि परेशानी होगी तो मनुष्य जीवन कैसे रह पाएगा, मनुष्य अपने आप को कैसे सही रख पाएगा। चलो, तो पहला प्रश्न दिया है कि वायु की गुणवत्ता से क्या अभिप्राय है। वायु की गुणवत्ता, इसका अर्थ क्या है। ए है वायु के प्रदूषक तत्व, गुणवत्ता मतलब हमें क्वालिटी की बात करना है। बी है वायु की स्थिति, सी है वायु के बहने की गति, या फिर डी वायु की शुद्धता। जब गुणवत्ता की बात की जा रही है तो वायु की शुद्धता की ही यहाँ पर बात की जा रही होगी। तो क्या आपने यहाँ पर डी ऑप्शन लगाया है सही? डी लिखने के साथ साथ वायु की शुद्धता लिखा है आपने। यदि इस तरह से आपने लिखा है तो आपका जवाब सही हो सकता है। और ये जैसे अभी सीबीएसई द्वारा होगी आंसर शीट रिलीज, फिर उसमें भी आपको चेक करना है। अदरवाइज यहां से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही उत्तर बताए जाएं। प्रदूषण बढ़ने के बाद ही हम कार्यवाही के लिए लालायित होते हैं। पंक्ति मानवीय स्वभाव की किस विशेषता का उल्लेख करती है। मतलब जब प्रदूषण बढ़ जाता है उसके बाद ही हमें कुछ कार्यवाही करने की सूझती है, तो ये कौन सी मानसिकता दर्शा रहा है व्यक्ति की। ए, प्रदूषण बढ़ने पर हम चिंतित होने लगते हैं। बी, प्रदूषण बढ़ने से पहले ही हम कार्यवाही करने लगते हैं। सी, समस्या सिर पर आने पर ही समाधान पर विचार करते हैं। या फिर डी, समस्या आने से पहले समाधान पर विचार करते हैं। तो इसका सही जवाब है
समस्या सिर पर आने पर ही हम समाधान पर विचार करते हैं कि जब समस्या यहाँ आ चुकी है उसके बाद हम समाधान खोजेंगे कि अब क्या करें। इससे अच्छा होता कि समस्या के आने से पहले ही हम सतर्क हो जाते और उस समस्या का समाधान खोज लेते, तो फिर इतनी समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो सी लगाया है और साथ साथ यदि आपने ये लिखा है तो संभवतः आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हवा की गति का प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? हवा की गति तेज होगी तो प्रदूषण कम होगा, क्या है? या हवा की गति बढ़ेगी तो प्रदूषण कम होगा, या हवा की गति धीमी होगी, क्या है? यहाँ है ए, हवा की गति बढ़ने पर प्रदूषण बढ़ने लगता है क्या? या फिर बी, हवा की गति बढ़ने पर प्रदूषण घटने लगता है? या फिर सी, हवा की गति कम होने पर प्रदूषण कम होने लगता है? या डी, हवा की गति सामान्य रहने पर प्रदूषण समाप्त हो जाता है? तो यदि हम गद्यांश के आधार पर देखें तो हवा की गति बढ़ने पर प्रदूषण घटने लगता है, ये हमने देखा है अभी गद्यांश के आधार पर, तो ये सही आंसर हो सकता है। क्या आपने यही लिखा है? यदि ये लिखा है तो संभवतः ये सही होना चाहिए, बाकी हम देखेंगे फिर। हवा का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चिंता का कारण कब बन जाता है? ए, जब वह धीमी गति से बहे, बी, जब वह तीव्र गति से बहे, जब उसमें प्रदूषक तत्वों की अधिकता हो, या फिर डी, जब उसमें धूल मिट्टी की अधिकता हो। ये हवा का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चिंता का कारण बन जाता है जब, सी आंसर है, जब उसमें प्रदूषक तत्वों की अधिकता हो तो वो चिंता का विषय बन जाता है। हवा में उपस्थित प्रदूषण को कम करने के विषय में क्या सत्य नहीं है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ा था, पूछा है हवा में उपस्थित प्रदूषण को कम करने के विषय में क्या सत्य नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा गलत है जो हवा में उपस्थित प्रदूषण को कम करने के बारे में है। ए, सरकार और जनता को साझा प्रयास करने होंगे तभी उपस्थित हवा में जो उपस्थित प्रदूषण उसको हम कर सकेंगे, तो ये तो सही है। बी है, नवाचारी टेक्नोलॉजी और पद्धतियों पर काम करना होगा, ये भी सही है। सी, धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करना होगा, ये भी सही है। डी है, हवा में रासायनिक गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना होगा। अब हमें यह देखना है कि हवा में उपस्थित प्रदूषण को कम कैसे किया जाए, कौन सा सत्य नहीं है। सरकार और जनता को साझा प्रयास करने होंगे, काम करना होगा, धरती के बढ़ते तापमान को, हवा में रासायनिक गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना होगा। ठीक है, तो यहां पर प्रदूषण को कम करने के विषय में यही नहीं है कि सरकार और जनता को साझा प्रयास करने होंगे तो प्रदूषण कम होगा, नवाचारी टेक्नोलॉजी पद्धतियों पर काम करना होगा, धरती के बढ़ते तापमान को भी नियंत्रित करना होगा, यही होगा जहां तक। तो चलो अब देखते हैं कि जगह जगह भवनों के निर्माण से खुली जगह में कमी के साथ साथ और क्या समस्या आ रही है। अब जो जगह, मतलब जो घर थे, जो भवन थे, जो फैक्ट्रीज थी, पहले दूरी दूरी पर रहती थी तो बीच में गैप रहता था, स्पेस रहता था, हवा का अच्छे से आना जाना होता था, लेकिन अब जगह जगह भवनों के निर्माण से खुली जगह में कमी के साथ और क्या समस्या आ रही है। ए है, लोगों को ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। बी है, स्थानीय स्तर पर वायु प्रवाह में प्रदूषण बढ़ रहा है। सी है, स्थानीय स्तर पर लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ रही है। और डी है, स्थानीय स्तर पर सूर्य के प्रकाश की दिक्कत आ रही है। तो यदि हम गद्यांश के आधार पर देखें तो स्थानीय स्तर पर वायु प्रवाह में प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, यही दिया था ना। चलो, हवा में उपस्थित प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बरसात प्रभावकारी तरीका क्यों नहीं है? कृत्रिम बरसात, यदि हम देखें कि प्रदूषण को, हवा या वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बरसात क्या सही है, तो यहाँ पूछा है कि क्यों वो प्रभावकारी तरीका नहीं है। ए, इसमें फसलों को नुकसान पहुंचेगा। बी, इसमें वनस्पति जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचेगा। सी, आर्थिक दृष्टि से महंगा सौदा है। या फिर डी, प्रदूषित हवा विश्वव्यापी समस्या है। देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो हवा में उपस्थित प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बरसात प्रभावकारी तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि इससे वनस्पति जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला सही होना चाहिए। बाकी आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपने कौन सा आंसर सही किया था। अगला है, वर्तमान समय में बेमौसम बरसात की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ऐसा लगता है कि बेमौसम बरसात हो जाए, क्यों?
ए बढ़ते तापमान को कम करने के लिए, बी पेड़ पौधों की सिंचाई करने के लिए, सी पानी की कमी को दूर करने के लिए, या डी प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए। बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वर्तमान समय में बेमौसम बरसात की जरूरत? क्या प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए ये जरूरी है? क्या गद्यांश में यही दिया है? तो देखते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, चलो अब है प्रस्तुत गद्यांश का वर्ण या विषय क्या है, अर्थात जो गद्यांश है वो किससे संबंधित उसमें वर्णन किया गया है। वर्ण विषय मतलब क्या वर्णन किया गया है। ए है दिनों दिन बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, बी है दिनों दिन हवा में बढ़ता प्रदूषण, सी है कृत्रिम बरसात आज की आवश्यकता, डी पर्यावरण सुधार समय की मांग। दिनों दिन बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण या दिनों दिन हवा में बढ़ता प्रदूषण। यदि हम बात करें तो यहाँ पर गद्यांश में हवा से ज़्यादा अच्छे से रिलेटेड हो रहा है ये कि दिनों दिन हवा में बढ़ता प्रदूषण किस तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। अगला है निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं एक बार पुनः कहूंगी बेटा, जब सीबीएसई द्वारा आंसर शीट रिलीज की जाएगी तो उसमें भी आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जो उत्तर बता रहे हैं वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग और गद्यांश के अनुसार बता रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा कहीं कोई आंसर मिसमैच हो जाए तो उसमें आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला है कथन है जमीन से उठी कम घातक गैसें भी वायुमंडल में पहुंचकर नुकसानदेह प्रदूषणकारी बन जाती हैं। मतलब जमीन से उठी कम घातक गैसें भी वायुमंडल में पहुंचकर नुकसानदेह प्रदूषणकारी बन जाती, मतलब जो जमीन से आती है लेकिन वो कम नुकसानदारी है, लेकिन वो यदि वायुमंडल में पहुंच जाती हैं तो वो भी खतरनाक बन जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? हवा की गति कम हो तो प्रदूषक बढ़ जाते हैं। ठीक है, सही है, जमीन से उठी घातक गैसें वायुमंडल में पहुंचकर नुकसानदार। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर कथन ए की गलत व्याख्या करता है, या फिर कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। तो जमीन से उठी कम घातक गैसें भी वायुमंडल में पहुंचकर नुकसानदेह प्रदूषणकारी बन जाती हैं। अब यहां पर क्या होगा? कम घातक तो वही है, हवा की गति कम होती है तो प्रदूषक अधिक बढ़ जाते हैं, यही वाला सही होना चाहिए पहला। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं काव्यांश की तरफ। तो निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किसी एक विषय पर आधारित, एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न देखिए आप, इतने अच्छे तरीके से यहाँ दिया गया है कि विकल्प को चुनना है और लिखना भी है। तो आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से लिखकर आए होंगे पूरा। ठीक है, ये है आपका 5 नंबर का, गद्यांश था आपका 10 नंबर का और काव्यांश है आपका 5 नंबर का। 2 काव्यांश है, उनमें से आपको एक करना था। यहाँ पर मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगी, समझाऊंगी अर्थ, और आपने जो भी किया होगा उससे आप मिलान कर सकते हैं। बढ़ी है इस बार गंगा खूब, दियारों पर गांव कितने हो गए हैं डूब, किंतु हम तो शहर की इस छोर पर हैं, देखते हैं रात दिन जल प्रलय का ही दृश्य, पत्थरों से बंधी गहरी नींव वाला, किराए का घर हमारा रहे यह आबाद, पुराना ही सही पर मजबूत, रही जिसको अनवरत झकझोर, क्षुब्ध गंगा की विकट हिलकोर, सामने ही पड़ोसी के नीम सहजन आंवला अमरूद हो रहे अखंड जल में मग्न, रह न पाए स्तंभ पुल के नग्न, दूधिया पानी बना उसका रजत परिधान, रेलगाड़ी के पैसेंजर खड़े होकर खिड़कियों से झांकते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है बाढ़ की। बढ़ी है इस बार गंगा खूब, मतलब गंगा में बाढ़ आई है, पानी का जो स्तर है वो काफी बढ़ चुका है। दियारों पर गांव कितने हो गए हैं डूब, कितने ही गांव डूब चुके हैं, किंतु हम तो शहर के छोर पर हैं, लेकिन हम तो बहुत दूर हैं उससे। देखते हैं रात दिन जल प्रलय का दृश्य। जल प्रलय समझते हो, बाढ़ में किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है वो हम देखते हैं, क्योंकि हम तो शहरों में बसे हैं, हम तो ऊंचाई पर बसे हैं। पत्थरों से बंधी गहरी नींव वाला,
किराए का घर हमारा रहे है आबाद, पुराना ही सही पर मजबूत, रही जिसको अनवरत झकझोर, शुद्ध गंगा की विकट हिलकोर, सामने ही पड़ोसी के नीम सहजन आंवला अमरूद। ये क्या है? पेड़ों के नाम। हो रहे आखंड जल में मग्न, सब के सब डूबे जा रहे हैं, वृक्ष पेड़ घर सब कुछ डूबे जा रहे हैं। रह ना पाए स्तंभ पुल के नग्न। अब जो पुल है वो भी, मतलब जो पुल है क्या वो भी डूब गया है या वो बिना पानी के रह गया है? यहाँ रह ना पाए स्तंभ पुल के नग्न, दूध या पानी बना उनका रजत परिधान। मतलब पूरी तरह से जब बाढ़ आती है तो पानी में झाग ही झाग दिखाई देता है ना, उसको यहाँ पर दूध या पानी कहा है। रजत मतलब चांदी की तरह। रेलगाड़ी के पैसेंजर खड़े होकर खिड़कियों से झांकते हैं। चलो देखते हैं और क्या है। देखते हैं बाढ़ का यह दृश्य, उधर झूसी इधर दारागंज, बीच का विस्तार बन गया है आज पारावार। भगवती भागीरथी, किसके नाम है ये? गंगा के। ग्रीष्म में यह हो गई थी प्रतनु सलीला। बिल्कुल जब गर्मियों के मौसम थे तो इसकी जो धार थी बिल्कुल सकरी सी हो गई थी, पतली सी हो गई थी। विरहणी की पीठ लुंठित एक वेणी सदृश, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल एक विरहणी की तरह। विरहणी मतलब जो बिछड़ जाती है उसकी तरह। सदृश मतलब के जैसा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, जब कहीं किसी की तुलना की जाती है और के समान, के जैसा या सदृश शब्द आते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। कभी कभी पंक्तियों में ये भी पूछ लिया जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जिसको देखते ही व्यथा से अवसन्न होते रहे मेरे नेत्र। देख देख कर ही ऐसा लग रहा था कि ये कितना भयंकर वातावरण है या कैसा भयंकर माहौल है। रिक्त ही था वरुण की कल केली का यह क्षेत्र। काकू करती रही पुल की प्रतीक्षाया, मगर यह थी मौन उस प्रतुनता से, अरे इस बाढ़ की तुलना करेगा कौन। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसके प्रश्न किस तरह के हैं। रह ना पाए स्तंभ पुल के नग्न, पंक्ति के आधार पर पुल के स्तंभों के नग्न ना रह पाने का क्या कारण है? ए है गंगा नदी का तेज बहाव, बी है गंगा नदी का मटमैला पानी, सी गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर या गंगा नदी का रेतीला पानी। तो यहाँ पर यही आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। आपने कौन सा लगाया है मुझे बताइएगा ज़रूर, और उसके बाद तो हम चेक करेंगे सीबीएसई द्वारा जो रिलीज होगी। दूसरा है पुल के स्तंभों ने कैसा परिधान धारण किया हुआ है? हमने देखा था चांदी की तरह, रजत की तरह। तो यदि यहाँ पर कुछ रजत सा लिखा है, गंगा जल रूपी रजत परिधान, यही है कि पुल के स्तंभों ने कैसा परिधान धारण किया था? गंगा जल रूपी रजत, रजत मतलब चांदी की तरह। ठीक है, स्तंभों ने रजत रूपी परिधान पहन लिया था। ठीक, गांव में बाढ़ आने पर भी कवि के संतोष का क्या कारण हो सकता है? ए घर का नदी से दूर होना, घर का शहर के किनारे होना, घर का पुराना होना, घर का मजबूत होना। तो क्या था? घर का नदी से दूर होना। देखो यहां पर उन्होंने क्या कहा, सुनो। दियारों पर गांव कितने गए डूम, किंतु हम तो शहर के इस छोर पर हैं, मतलब हम तो बहुत दूर हैं। तो दूर वाला सही होना चाहिए जहां तक तो। ठीक है, दूर होना। दूसरा है गंगा नदी की धारा ग्रीष्म ऋतु में कैसी हो जाती है? मटमैली, पतली, सूखी या काली। तो पतली सी हो जाती है क्योंकि पानी तो वैसे ही कम रहता है, तो ये सही होना चाहिए मेरे अनुसार। आपने कौन सा लगाया था वो आप बताना। ठीक है, विरहणी की पीठ लुंठित एक वेणी सदृश, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ओहो, वही आ गया बेटा। सदृश के समान, के जैसा यदि आता तब भी उपमा ही होता, और सादृश मतलब के जैसा दृश्य दिख रहा था, तो इसमें उपमा अलंकार है। जब किसी की उपमान से उपमेय की तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। काव्यांश 2 मतलब दूसरा वाला काव्यांश है, आपने यदि वो किया था तो उसके आंसर वो हो सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे दूसरा, इसको देखते हैं कि किस तरह से है। अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्होंने थाहा, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से,
गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस है से। देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से। गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस है से। निकला वह कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना। सबने मेरा भाग्य सराहा सबने रूप बखाना। खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठाक पहचाना। भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोजती सारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। यहाँ पर ये कविता पढ़ते पढ़ते मुझे एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि इससे पहले हमने जो पेपर सॉल्व किए थे वो थोड़ी इमेज एकदम क्लियर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अरुंधति को बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी कि उसने बहुत अच्छे से ये पेपर भेजा है। बेटा थैंक यू सो मच, अच्छे से लिखा है, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, पहला है नायिका के पिता द्वारा वर रूप में नायक का चयन उसके किन गुणों के आधार पर किया गया। नायिका के पिता द्वारा कैसे उसका चयन किया गया, क्या उनमें देखा तब कहीं वो अपनी पुत्री के लिए वर का चयन कर पाए। तो देखो, धैर्य, शौर्य, बुद्धि और वीरता, शारीरिक सौष्ठव और बाहुबल, घुड़सवारी में कुशल होने की कला, या कोमल, मधुर और विनम्र स्वभाव। तो हमें फिर से अच्छे से देखना होगा, क्योंकि जरा सी भी भूल हुई तो हमारा 1 नंबर जा सकता है। अब कठोर वज्रदापी हो कुसुम सुकुमारी आर्य। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा। धीर और वीर मतलब जो धैर्यवान भी हो और वीर भी हो। तो पहला वाला ही कविता के अनुसार सही लग रहा है, यही वाला सही होना चाहिए। आपने कौन सा आंसर टिक किया था मुझे बताइएगा जरूर। हो सकता है हम दोनों का बिल्कुल सीबीएसई के अकॉर्डिंग सही हो। अब है उपरयुक्त पंक्तियों में आर्यपुत्र द्वारा दी जाने वाली कौन सी परीक्षा की बात कही गई है। कौन सी परीक्षा दी गई थी आर्यपुत्र द्वारा। ए है स्वयं को सबसे शक्तिशाली सिद्ध करने की परीक्षा। बी स्वयं को सबसे बुद्धिशाली सिद्ध करने की परीक्षा। या सी स्वयं को वर हेतु योग्य सिद्ध करने की परीक्षा। या फिर डी स्वयं को सिंहासन हेतु योग्य सिद्ध करने की परीक्षा। तो यहां पर बात चल रही थी स्वयं को वर हेतु योग्य सिद्ध करने की परीक्षा। तो इसमें आर्यपुत्र हो गए सफल। इस दिन के उपयुक्त पात्र ही उन्हें खोज थी क्या। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी। पंक्ति में प्रयुक्त उपयुक्त पात्र से क्या अभिप्राय है, कैसा उपयुक्त पात्र। ए उपयोगी बर्तन। पात्र, क्योंकि पात्र मतलब बर्तन भी तो होता है, तो क्या यहाँ उपयोगी बर्तन की बात की जा रही है। या फिर बी सुंदर राजकुमारी की बात की जा रही है। या फिर डी बलिष्ठ अश्व की बात की जा रही है। या फिर डी उपयुक्त व्यक्तित्व की बात की जा रही है। तो यहां पर बात की जा रही है उपयुक्त व्यक्तित्व की। ठीक है, तो यही मेरे अनुसार सही होना चाहिए। अब है देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से। पंक्ति में जिसको का प्रयोग किसके लिए किया गया है। देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से। ए प्रतिद्वंदी राजकुमार, बी आर्यपुत्र, सी तुरंग, या फिर कुरंग। तो यहां पर आर्यपुत्र कहा है ना उसने, तो यहां पर आर्यपुत्र मेरे अनुसार सही होना चाहिए। वह तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फिर यहां पर सा आ गया। सा सी के जैसा के समान सादृश आता है तो उपमा अलंकार होता है, इसमें भी उपमा अलंकार ही होगा निश्चित ही, यही आंसर सही है। ठीक है, चलो 5 नंबर हो गए आपके पक्के। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम से है। ये भी आपके 5 नंबर का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके लिखिए। तो क्या बेटा जब आपने उत्तर चयन किया था साथ साथ उत्तर लिखकर भी आए थे ना कि सी है तो बीट होना चाहिए। लिखा है संवाददाताओं की रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया गया कार्य विभाजन मीडिया की भाषा में बीट कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब। उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ बताइए। ए है अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान, बी है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, या इंग्लैंड के। तो मेरे हिसाब से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। एक बार आप और अच्छे से देखिएगा। चलो आगे चलते हैं। हिंदी नेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ। ए है भास्कर के साथ, बी है दैनिक जागरण के साथ, सी है वेब दुनिया के साथ, या प्रभा साक्षी के साथ। तो यहां पर वेब दुनिया के साथ ही है नेट पत्रकारिता का साथ।
तीसरा मतलब अगला प्रश्न है, रेडियो में महत्व है ए प्रसारणकर्ताओं का, बी शब्दों और ध्वनियों का, सी छपे हुए शब्दों का, या दृश्यों और तस्वीरों का। तो प्रसारणकर्ताओं का तो है, शब्दों और ध्वनि का, छपे हुए शब्दों का, दृश्य और तस्वीरों का। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ही सही होना चाहिए, बी वाला सही होना चाहिए इसमें। आपने कौन सा बताया था, मुझे बताइएगा। गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट कहलाती है। बताइए, जो बहुत छानबीन की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको कहते हैं विशेष रिपोर्ट। गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट ही होनी चाहिए और यही आंसर सही होना चाहिए। अब हम चलते हैं निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। 5 नंबर की बात है और आ गया है अब ये प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक से। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बो गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अच्छा, इतना ही है। तो छोटा खेत किसका प्रतीक है? फसल रोपे जाने का, आकार में छोटे खेत का, कागज के उस पन्ने का जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कागज के उस पन्ने को जो पुस्तक में जिल्दबद्ध बनता है। तो यहाँ पर छोटा खेत, कवि ने कागज के उस पन्ने को कहा है जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है। अर्थात छोटा खेत, जिस तरह से खेत में जब बीज बोया जाता है, फिर वो गलता है, फिर अंकुरित होता है, फिर जाकर कहीं फसल तैयार हो पाती है, ठीक उसी तरह से कवि ने एक पेज को एक खेत की तरह कहा है कि ये मेरा एक छोटा सा खेत है, इसी में मैं अपने विचारों की जो कल्पनाओं के अंधड़ आते हैं, शब्दों के बीज बोते हैं, तो इससे शब्द बंद हो जाते हैं और कविता बनकर फिर तैयार हो जाती है। साथ ही साथ एक और बात बताई है उन्होंने कि जो कविता है और जो फसल है, फसल पक कर जब तैयार हो जाती है तो उसको काट दिया जाता है, अर्थात फसल का अस्तित्व वहीं पर समाप्त। लेकिन यदि बात करें कविता की, तो कविता का अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो कागज के उस पन्ने का यहां पर बात की गई है। अंधड़ से कवि का क्या अभिप्राय है? ए हवा का तीव्र वेग, बी शीतल मंद सुगंध तेज हवा, सी भावनाओं और विचारों का वेग, या फिर डी धूल और मिट्टी से भरी हवा। तो बिल्कुल भावनाओं और विचारों का वेग ही इसका सही जवाब होना चाहिए। कविता के संदर्भ में बताइए कि बीज किसके संसर्ग से अंकुरित हुआ? ए खाद पानी, बी सूर्य का प्रकाश, सी कल्पना और मिट्टी। कविता के संदर्भ में हमें बताना है तो बीज किसके संसर्ग में हुआ था? कल्पना के, क्योंकि जब कवि ने कल्पना की थी तभी जाकर शब्द बने और शब्द वहां पर मतलब उनको रोपित किया गया और तब कहीं जाकर कविता का निर्माण हो चुका। ठीक है, बीज के गल जाने पर क्या हुआ था? हमने अभी पढ़ी थी ना, बीज के गलते ही क्या हो गया? शब्दों के अंकुर फूटे। तो हाँ, बिल्कुल यहां लिखा भी है, तो यही आंसर इसका सही होना चाहिए। खेती के रूपक द्वारा कवि ने प्रस्तुत किया है ए कृषि कर्म प्रक्रिया को, काव्य रचना प्रक्रिया को, सी खेती में आने वाली कठिनाइयों को, या खेती के महत्व को। तो यहाँ पर होना चाहिए खेती के रूपक द्वारा कवि ने प्रस्तुत किया है काव्य रचना प्रक्रिया को, क्योंकि यहाँ पर खेती के माध्यम से उन्होंने कविता की रचना कैसे की जाती है वही बताया है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग बताएं कमेंट के माध्यम से कि आपने जो किया है उत्तर क्या इनसे मेल खा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही किए हैं? यदि ऐसा किया है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मुझे इतनी खुशी होगी कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से करके आए हैं और उनका परिणाम एकदम एकदम बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, चलो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखना है। ये भी आपका 5 नंबर है। अभी आया था कविता से, अभी यहां देखते हैं हम क्या आया है। हाँ, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने आसपास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे में हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं। ओके, काले मेघा पानी दे, पाठ समझ में आया? काले मेघा पानी दे का है ये।
मैंने आपसे कहा था कि कवि के नाम के साथ साथ पाठ का नाम याद करना, मतलब पाठ के नाम के साथ साथ आपको याद रखना है कि कौन सी कविता किसने लिखी थी। पंक्तियों को देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। काले मेघा पानी दे से, ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। जितना दोगे उतना मिलेगा, है ना। अब देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे हैं इसमें से। बुवाई का अर्थ क्या है? बुआई, ए खेतों में बीज बोना, बी खेतों में पानी देना, सी खेतों में कटाई करना, या डी खेतों में खाद देना। तो बिल्कुल स्पष्ट है, खेतों में बीज बोना ही बुआई का अर्थ है। अगला है, बादलों की फसल पाने के लिए क्या करना पड़ता है? बादलों की फसल कैसे मिलेगी? ए है, बादलों की पूजा अर्चना करना पड़ती है, बी इंद्र देवता की पूजा अर्चना करना पड़ती है, सी पानी का दान पुण्य करना पड़ता है, या डी पानी की बर्बादी को रोकना पड़ता है। तो पानी का दान पुण्य करना पड़ता है जी के अनुसार। तो यही होनी चाहिए कि पानी का दान पुण्य करेंगे, थोड़ा सा दान करेंगे तभी तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। तो ये सही होना चाहिए। ऋषि मुनियों के अनुसार हमें मनवांछित फल की प्राप्ति कब होती है? ए दिया है दिन रात परिश्रम करने से, बी ईश्वर की उपासना करने से, सी बड़ों के आशीर्वाद से, या फिर दान पुण्य करने से। कविता में अभी हमने जो हमने पढ़ा अभी कि किस तरह से जीजी ने बताया था कि दान पुण्य करने से, ऋषि मुनियों के अनुसार दान पुण्य करने से ही हमें मन वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। अगला है, जीजी ने किसान का उदाहरण क्यों दिया? ए बुआई की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए, बी भारतीय संस्कृति की महिमा बताने के लिए, या फिर सी किसानों की महत्ता समझाने के लिए, या फिर डी दान पुण्य की महत्ता समझाने के लिए। तो जीजी ने किसानों का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वो तब की बात की जा रही जब कृषक प्रधान, मतलब हमारा भारत वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है, और दान पुण्य की महत्ता समझाने के लिए उसे सबसे अच्छा किसान का उदाहरण दिया कि जितना बीज बोते हैं उतनी उससे कई गुना फसल उगती है। और ठीक उसी तरह से जब हम पानी का दान करेंगे तो इंद्रदेव खुश होंगे और बरसात होगी। तो ये सही होना चाहिए मेरे अनुसार। अगला है, पानी गली में बोएंगे का क्या अर्थ है? गली में बोना मतलब ए पानी की गली में बुआई करना, बी पानी के खेतों में बुआई करना, या सी पानी को गली में फेंकना, या पानी को इंद्रसेना पर डालना। पानी गली में बोएंगे, गली गली इंद्रसेना गुजर कर जा रही, तो मेरे हिसाब से पानी को इंद्रसेना पर डालना ही सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो ये और हो गए हमारे 5 नंबर। अब हम चलते हैं 6वें प्रश्न पर। पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर हमें लिखना है। 10 नंबर है भाई, वितान की बात आ गई है। सिल्वर वेडिंग, यशोधर बाबू, किशनदा, भूषण, सब याद है आपको? सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर लिखिए कि यशोधर बाबू दफ्तर से घर जल्दी लौटना क्यों पसंद नहीं करते थे। ए है, पत्नी और बच्चों से वैचारिक मतभेद होने के कारण, बी है दफ्तर के बाद बिरला मंदिर जाना पसंद होने के कारण, या सी घर के कोलाहल से बचने के कारण, या डी घर के एकाकी वातावरण से बचने के कारण। तो मेरे अनुसार उत्तर है पत्नी और बच्चों से वैचारिक मतभेद के कारण। वो यही सोचते थे कि जल्दी जाकर क्या करेंगे, फिर बहसें होंगी, फिर विचार मेल नहीं खाएंगे, इससे अच्छा तो बिरला मंदिर चले जाएं, प्रवचन सुन लें और देर से घर पहुंच जाएं। तो ये वाला आंसर मुझे सही लगता है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे ही बाद में। किशनदा के रिटायर होने के बाद यशोधर बाबू उन्हें अपने घर में क्यों नहीं रख पाए थे? जबकि किशनदा ने यशोधर बाबू की बहुत अच्छे से सहायता की थी, उन्हें अपने घर में रखा था, लेकिन जब बात आई किशनदा के बारे में तो यशोधर बाबू क्यों नहीं रख पाए उनको अपने घर में? ए है, घर में अतिरिक्त कमरा ना होने के कारण, बी है पत्नी और बच्चों द्वारा उन्हें पसंद ना किए जाने के कारण, या फिर सी अपने परिवार को नाराज ना करने के कारण, या फिर डी किशनदा द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने का। तो यहाँ पर पत्नी ये आएगा, अपने परिवार
को नाराज ना करने के कारण, क्योंकि परिवार में कोई नहीं चाहता था कि किशनदा यहाँ पर रहे। वैसे भी 2 कमरे का छोटा सा ही घर था, मकान था, ठीक है। चल, किशनदा के आदर्शों पर चलने से यशोधर बाबू के पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? अब किशनदा का तो अपना कोई परिवार था नहीं, लेकिन यशोधर बाबू के बचपन में ही माता पिता गुजर जाने के कारण उनको लगभग वो 10-12 साल बड़े थे किशनदा, उनके ही साथ उठना बैठना था, तो वे उनको अपना आदर्श मानते थे। अब किशनदा के आदर्शों पर चलने से यशोधर बाबू के पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ए है उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत सरल हो गया। बी है उनका परिवार आदर्शवादी परिवार बन गया। सी उनका परिवार सिद्धांतवादी परिवार बन गया। या फिर डी उनका अपने परिवार से मतभेद रहने लगा। यही है सही जवाब कि किशनदा के आदर्शों पर चलने के कारण उनका अपने परिवार से मतभेद रहने लगा। उनके विचार किसी के घर के जो भी सदस्य थे उनसे मेल ही नहीं खाते थे और बात बात पर बिल्कुल यही झगड़ा बगड़ा होने लगा। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग मनाने के पक्ष में क्यों नहीं थे? सब लोग चाहते थे। ऑफिस में जब उन्हें पता चला, उनके जो भी कर्मचारी थे, सहयोगी कर्मचारी, तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, आज तो आपकी 25वीं सालगिरह है। तो किशनदा ने क्या कहा था? ए है वे इसे पैसों की बर्बादी मानते थे। बी है वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। सी वे इसे विदेशी कस्टम मानते थे। या डी वे रूढ़िवादी विचारों के थे। तो पैसों की बर्बादी भी मानते थे, समय की बर्बादी भी मानते थे, लेकिन पाठ में हमने पढ़ा था कि वे इसे विदेशी कस्टम मानते थे और उन्होंने ये कहा भी था कि ये हमारे देश की उपज नहीं है, ठीक है। अगला है आनंदा के पिता ईख पेरने का काम दूसरे किसानों से पहले ही क्यों शुरू कर देते थे? आनंद याद है आपको? दत्ताजी राव से जिनकी सिफारिश की गई थी कि भाई बच्चे को पढ़ने भेज दो। हाँ, तो आनंदा के पिता ईख पेरने का काम दूसरे किसानों से पहले क्यों करते थे? ईख पेरना मतलब जो गन्ने होते हैं उनको काट कर उनका गुड़ तैयार करना, ठीक है। ए है ईख की अच्छी खासी कीमत पाने के लिए। बी है जल्दी ही खेती के काम से मुक्ति पाने के लिए। सी है गांव में इधर उधर घूमने के लिए। या डी दूसरे किसानों से पहले काम समाप्त करने के लिए। तो वो ये चाहते थे मेरे अकॉर्डिंग कि ईख की अच्छी खासी कीमत अदा हो जाए, क्योंकि सबसे पहले आएगा तो सब उनके गुड़ जो बन जाएगा उसको खरीदेंगे और अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। आपने क्या लगाया है बताना। आनंदा को पाठशाला जाने के लिए लगाई जाने वाली शर्तों में से कौन सी शर्त सम्मिलित नहीं थी? आनंदा को अब क्या हुआ था? पाठशाला जाना था और जैसे जैसे दत्ताजी राव ने कहा कि ठीक है बच्चे को अपने विद्यालय भेजो, तो उनके जो दादा थे, मतलब पिताजी थे, उन्होंने क्या शर्तें रखी थी? तो उन शर्तों में से कौन सी शर्त यहाँ शामिल नहीं है? ए सुबह खेतों में पानी लगाना, ये तो थी। बी शाम को आधा घंटा ढोर चराना, ये भी थी। शाम को खेतों में सिंचाई करना, ये भी थी। खेतों में काम अधिक होने पर पाठशाला ना जाना। खेतों में काम, आनंदा को पाठशाला जाने के लिए लगाई जाने वाली शर्तों में कौन सी शर्त सम्मिलित नहीं थी? सुबह खेतों में पानी लगाना, शाम को आधा घंटा ढोर चराना, शाम को खेतों में सिंचाई करना, खेतों में काम अधिक होने पर पाठशाला ना जाना, ये भी थी। तो यहाँ पर ये शर्त शामिल थी। उन्होंने कहा था कि जब खेतों में काम अधिक होगा तो तुम पाठशाला नहीं जाओगे, मतलब शर्तों में शामिल थी। तो सुबह खेतों में पानी लगाना मेरे हिसाब से ये होगा। आपने क्या लगाया है मुझे बताना जरूर, ठीक है। 4वीं से 5वीं कक्षा तक अपनी लगने वाली पाठशाला आनंदा को एकदम पढ़ाई जैसी क्यों लगने लगी थी? क्या हो गया था? सहपाठियों के पास आगे की कक्षा में चले जाने के कारण, जो भी उसके सहपाठी थे, जो भी क्लासमेट्स थे, अब वो पास होकर अगली कक्षा में चले गए थे। या फिर बी मास्टर जी के कठोर व्यवहार के कारण। या फिर सी चौहान के लड़के द्वारा खिल्ली उड़ाने के कारण। या डी नई कक्षा की कठिन पढ़ाई के कारण। तो सहपाठियों के पास हो आगे की कक्षा में जाने के कारण बिल्कुल वो उनको पराई सी लगने लगी थी, यही होना चाहिए। बेटा मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि जब सीबीएसई द्वारा आंसर की रिलीज की जाएगी तो उससे आप देखिएगा। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं गद्यांश के अनुसार, पाठ्य पुस्तक के अनुसार, फिर हम देखेंगे कि क्या सही क्या गलत है। अतीत में दबे पांव के आधार, पाठ के आधार पर बताइए कि राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो में किसकी खोज करना चाहते थे? ए गढ़, बी स्नानागार, सी महाकुंड या डी बौद्ध स्तूप। तो राखालदास की तो बनर्जी तो बौद्ध स्तूप ही करना चाहते थे, तो मेरे हिसाब से यही सही होना चाहिए। बाद में आप देखने हैं क्या होता है।
अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। मोहनजोदड़ो में मिले विशाल कोठार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो बड़े बड़े भंडार गृह थे, कोठार मतलब बड़े बड़े मतलब कमरे कह सकते हैं, कोठी कह सकते हैं। कर के रूप में एकत्रित अनाज रखने के लिए, बी कर के रूप में एकत्रित धन रखने के लिए, सी उपासना केंद्र के रूप में, या डी महासभा भवन के रूप में। तो यहाँ पर कर के रूप में एकत्रित अनाज रखने के लिए ही बड़े बड़े विशाल कोठार का प्रयोग होता होगा। अब है 10वां, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए है, सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। रीजन क्या है? कारण, खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं से उसकी कला सिद्धता का ज्ञान होता है, नगर नियोजन से उसकी सौंदर्य प्रीता का ज्ञान होता है। तो कथन ए तथा कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है, यही होना चाहिए बेटा, क्योंकि सही तो है यहां पर। ठीक है, चलो अब हम आ गए हैं खंड बा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है। अब हमें लिखना होगा, अब देखते हैं आप किस तरह से लिख कर आए हैं। निम्नलिखित दिए गए 4 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन, जिसे हमने अप्रत्याशित विषय पर लेखन, अप्रत्याशित विषय पर लेखन लिखा था ना हमने अभिव्यक्ति और माध्यम में, और कई बार मैंने आपको बताया भी था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आया है का, शहरों में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या। खा है, पर्वतीय यात्रा के दौरान जब अचानक भूस्खलन हुआ। गा है, जब अंतरिक्ष में घर बन जाएंगे। या फिर घा, स्वप्न में प्रिय हास्य कलाकार से भेंट। तो यदि हम बात करें शहरों में, जिसने भी शहरों में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या लिखा है तो उसने क्या लिखा है? शहर की भीड़ भाड़, जनसंख्या की वृद्धि के कारण आवागमन के जो रास्ते हैं उनमें हमेशा ही ट्रैफिक जाम मिलता है। घर से बाहर निकलो, यदि लोग, होता क्या है, हम जब कभी भी जाते हैं तो अधिकतर जो चौराहे हैं उनके ट्रैफिक सिग्नल्स या तो खराब पड़े होते हैं या फिर उनको अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों ओर से, एक तो हम पर भी और जो सामने आ रहा है, कभी कभी होता है कि हमने ये देखा ना कि भाई एक्सीडेंट्स या जो भी होते हैं वो सामने वाले की गलती से हो जाते हैं अक्सर, कि हम सही रूप से ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन सामने वाला कुछ भी किए जा रहा है और हमसे उसकी भिड़ंत हो जाती है। तो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल का किस तरह से उपयोग दिया है कि हमने बचपन में पढ़ा था, लाल का मतलब करो प्रतीक्षा, पीली कहती हो तैयार, और हरे रंग की बत्ती हो जब करो सड़क को झटपट पार। तो अब इसमें आपने क्या लिखा होगा कि किस तरह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, और जो कभी हमें 1 घंटे के रास्ते की जो दूरी थी वो कई घंटों में तय हो पाती है। तो हमें नियमों का पालन करना होगा, ट्रैफिक रूल्स जो हैं, ठीक है, उनका अच्छे से पालन करना चाहिए। एक पढ़े लिखे और सभ्य व्यक्ति की यही पहचान है, इस तरह से आपने लिखा होगा। खा दिया है, पर्वतीय यात्रा के दौरान जब अचानक भूस्खलन हुआ। भूस्खलन समझते हो, जब मिट्टी का रिसाव होना। अचानक हम किसी पर्वतीय स्थल पर गए, हम यात्रा पर, ओके, हम अपने मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी ही ले लेते हैं, वहां गए हैं, वहां के रास्ते इतने सकरे हैं कि मात्र एक जो जीप जाती है ना, बस उसी के बराबर रास्ते हैं। वहां के जो ड्राइवर्स रहते हैं वो वहां के एक्सपर्ट्स हैं, पूरी तरह से उनको अनुभव है, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड रहते हैं वो वहीं चला सकते हैं। यदि कोई नया सा ड्राइवर वहां जाएगा तो पता नहीं कहाँ जीप, कहाँ हम, कहाँ खाई, कहाँ क्या होगा। तो पर्वतीय यात्रा के दौरान जब अचानक हमने देखा, तो इसी तरह से हमें लिखना है किसी भी पर्वतीय यात्रा का यदि आपने लिखा है तो भूस्खलन मतलब भूमि का रिसाव शुरू हुआ, हम बड़े भयभीत हो गए, और फिर जिस तरह से रेस्क्यू टीम या जो भी होता है उसको सूचित किया, और बहुत सारी बातें इसमें शामिल कर सकते हैं। तीसरा है जब अंतरिक्ष में घर बन जाएंगे। भाई पृथ्वी पर अब क्या हो रहा है कि भूमि पर तो अब जो जगह है वो काफ़ी मतलब बहुत कम बची है, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो पहले आंगन हुआ करते थे, जो पहले घर हुआ करते थे, अब वो फ्लैट्स में बिल्कुल परिवर्तित हो गए हैं। मनुष्य जीवन पड़ोस कल्चर से एकदम दूर हो गया है। पड़ोस क्या होता है, किसे कहते हैं, कुछ नहीं पता। तो अब अंतरिक्ष में घर बनेंगे भाई, हम सबसे पहले प्लॉट खरीदेंगे और वहाँ मज़े से रहेंगे बेहतरीन तरीके से। तो जब अंतरिक्ष में घर बन जाएंगे तो वो हमारा जीवन क्या होगा, जहाँ चंदा तारे हमसे बातें करेंगे, और किस तरह से आपने लिखा होगा, बड़ी कल्पना, वैसे भी आप कल्पनाशील विद्यार्थी हैं, आशा करती हूँ बहुत अच्छे से लिखा होगा।
घ है स्वप्न में प्रिय हास्य कलाकार से भेंट। अब हास्य कलाकार की यदि हम बात करें तो राष्ट्र कवि सुरेंद्र शर्मा जी हैं हास्य, कपिल शर्मा जी हैं, और भी जो हास्य कलाकार होंगे, जो भी यदि हमारा प्रिय है और यदि वो हमें सपने में आया है तो फिर वो सपना हमें यहाँ पर लिखना है। मान लो यदि मैं लिखूं तो मैं कहूँगी कि सन 2020 में राष्ट्र कवि जो हैं सुरेंद्र शर्मा जी हास्य कलाकार हैं, मुझे जब 2020 में उनके कर कमलों से राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार मिला, वो घड़ी मेरे लिए अविस्मरणीय है। मैं हमेशा मेरे मस्तिष्क में और मन में वो विराजित रहेगी, और उनसे पुनः मिलना मेरे लिए बस ऐसा सुखद अनुभव रहा कि भले ही वो सपना था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इस तरह से हम अपने कल्पनाओं को शामिल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपने रचनात्मक लेख जो 120 शब्दों का था तो लगभग एक पेज में आपने अच्छे से लिखा होगा, जिससे आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। लिखा था? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। 3-3 नंबर के हैं। कहानी के वे कौन से तत्व हैं जो नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्यों में नहीं ढल पाते? इन्हें नाटक में किस प्रकार स्थान दिया जाता है? तो कहानी के वे कौन से तत्व हैं जो नाट्य रूपांतरण दृश्य में नहीं ढल पाते? अब ऐसे बहुत सारे, जैसे कहानी क्या है? कहानी सिर्फ हम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, उसका मंचन नहीं होता है, तभी तो नाटक जो है वो दृश्य काव्य है, नाटक का मंचन होता है। तो कहानी में ऐसे बहुत से तत्व होते हैं, जैसे कि नहीं कि उसका कहीं मान लो रात्रि का समय है तो उनको डायलॉग्स में हमें कहना पड़ता है, जबकि नाटक में अंधकार सा दिखाकर वहां पर रात्रि का दृश्य दर्शाया जा सकता है। तो जब भी हम ये देखते हैं तो आशा करती हूँ आपने लिख दिया होगा। रेडियो नाटक के लिए संवाद लिखते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? अब रेडियो नाटक की यदि हम बात करते हैं तो रेडियो नाटक में सिर्फ और सिर्फ सुना जाता है, श्रव्य माध्यम ही है वो, ठीक है। और उसमें हमें क्या रखना चाहिए कि जो भी शब्दावली है और जो भी संवाद है वो इतने क्लैरिटी के साथ हो कि संवाद के माध्यम से ही पूरा का पूरा जो नाटक है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पढ़े थे हमने अभिव्यक्ति और माध्यम का पूरा रिवीजन लिया था। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से देखा है और सुना है और अच्छे से लिखा होगा। तीसरा है, कहानी को नाटक में रूपांतरित करने हेतु किन्हीं 3 आवश्यक बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो कहानी है उसको नाटक में परिवर्तित करने के लिए मंचन किस तरह से किया जाए, उसके संवादों में क्या परिवर्तन आए कि पढ़ने से अधिक, मतलब डायलॉग से ज़्यादा क्रियात्मक दृश्यों को ज़्यादा जोर दिया जाता है। कि जो कहानी है उसमें तो हमें डायलॉग्स की अधिकता रहती है, लेकिन नाटक है उसमें डायलॉग्स की इतना नहीं है कि बस हर चीज़ बोली जाएगी, चलो अब मैं चल रहा हूँ, चलो तो अब मैं बैठ रहा हूँ, अब मैं खाने जा रहा हूँ। क्रियात्मक मतलब कार्य रूप से दिखाई देते हैं मंचन के दौरान, तो ये किया जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लिखना है। 4 नंबर की बात है, 80 शब्दों में आपने लिखा होगा। का है, रेडियो और टीवी के लिए समाचार लिखते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? रेडियो है सिर्फ श्रव्य माध्यम और टीवी है दृश्य और श्रव्य माध्यम। तो रेडियो के जब समाचार लिखते हैं तो उसकी भाषा बहुत एकदम सरल, सहज और बोधगम्य होना चाहिए, क्योंकि उसको सुनने वाला जो श्रोता वर्ग है वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अशिक्षित भी हो सकता है, तो वो सभी को समझ में आए कि वो क्या कह रहे हैं। यदि टीवी की बात करें तो टीवी के जब समाचार लिखते हैं तो उसमें दृश्य भी फिल्माए जाए साथ साथ, और जो आप बोल रहे हो, मतलब जो समाचार या प्रस्तुतकर्ता जो समाचार प्रस्तुत कर रहा है उसी तरह के दृश्यों को भी दिखाया जाए, ताकि उसके शब्द और यहाँ पर दृश्य चल रहा होता है, तो जो यदि वाक्यों को नहीं भी समझ पा रहा है तो वो दृश्यों के माध्यम से समझ जाए, ठीक है। खा है, पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष लेखन से क्या अभिप्राय है? विशेष लेखन जहां पर पूरी तरह बारीकी से विशेष रूप से किया जाए, अभी हमने टिक द करेक्ट में लगाया था, तो उसी तरह से यदि आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें आया था एक, है ना। फिर है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराने माध्यम की 2 खूबियां बताइए। समाचार पत्र की बात यहाँ की जा रही है। सबसे पुराना कौन? समाचार माध्यम। समाचार माध्यम क्यों सबसे अच्छा है? तो उसकी हमें 2 खूबियां बताना है, खूबियां और 2 खामियां भी बताना है, कमियां भी बताना है। तो खूबी क्या है समाचार पत्र की? समाचार पत्र की खूबी ये है कि हम उसको अपने अनुसार जब मन चाहा जब पढ़ सकते हैं, और अभी समय नहीं है तो उसको फोल्ड करके रख देते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। साथ ही साथ यदि कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग उसमें किया जाता है जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसका अर्थ ढूंढ सकते हैं, शब्दकोश से पता लगा सकते हैं अपने अनुसार। हो गया।
अब इसकी कमियां क्या है? कमियां ये हैं कि जो इसमें छप गया उसको फिर ऐसा नहीं है कि हम उसी में फिर उसको डिलीट कर सकें या हटाया जा सके। और दूसरा, ये निरक्षर लोगों के लिए तो काला अक्षर भैंस के बराबर है। हो गया, अब समझ में आ गया खामी और खूबियां। चलो, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखना है। का है मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। आत्मपरिचय कविता के संदर्भ में इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आत्मपरिचय आपने यदि इस तरह से लिखा है कि आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता है और मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, मतलब मेरे जीवन में विरोध ही विरोध हुआ है। मैंने कभी अपने जीवन को, मतलब जीवन की क्या व्यथा, क्या कहूँ आज क्या नहीं कही, मतलब मैं जब रोया, मैं फूट फूट कर रोया तो लोगों ने उसको छंद बनाना, मतलब यही कि मेरे जीवन में अब सूनापन है और मैं चाहता हूं कि मेरी भावनाओं को समझा जाए। मुझे एक दीवाना, एक प्रेमी या पागल ही दुनिया द्वारा अपनाया जाए, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं करती है। मैं उसे कवि रूप में, इस तरह से आपने लिख दिया होगा, आशा करती हूं। दूसरा है कैमरे में बंद अपाहिज के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मीडिया का सामाजिक सरोकार मात्र एक दिखावा है। बिल्कुल सही है। हमने देखा था कि किस तरह से एक अपाहिज को पहले कमरे में बंद कर दिया जाता है और उससे तरह तरह के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे वो बेचारा पागल सा हो जाए। क्या आप अपाहिज हैं? क्या आपको अपाहिज होकर बुरा लग रहा है? आपको बुरा क्यों लगता है? कितना, कैसा दर्द हुआ? ये दुनिया भर की बात है। तो ये साफ साफ समझ में आता है कि जो मीडिया है वो सिर्फ उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछती है मात्र एक दिखावे के कारण। बाकी उनका तो है पैसा कमाना और अपनी टीआरपी बढ़ाना। बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? बादलों का आह्वान समाज का कौन सा वर्ग करता है और क्यों? तो समाज का वर्ग कौन सा करता है बेटा? शोषक जो वर्ग है, जिसका शोषण हुआ है, वो वर्ग करता है, कृषक वर्ग करता है। क्योंकि कृषकों का जीवन, संपूर्ण जीवन पूरा कृषि पर आधारित रहता है और कृषि बादलों पर आधारित है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपने लिखा होगा। 11वां है काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर दीजिए। तुलसीदास कृत चौपाइयों के आधार पर तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति स्पष्ट कीजिए। अब तुलसीदास जी की जो चौपाइयां थी वहां पर दिया था कि नारी क्षति विशेष क्षति नाही। हाँ, वो कही गई है रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई है। कब से ली गई बताओ जरा, कहां से ली गई थी वो? हाँ जल्दी बताओ। ये जो पंक्ति थी वो लंका कांड से ली गई थी, जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो राम विलाप करते हुए कहते हैं कि नारी की क्षति विशेष क्षति नहीं थी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने उस समय में जो नारी की स्थिति थी ना, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने रचना की थी कि उस समय नारी सिर्फ घर में रहने वाली थी, घर का कामकाज, और कोई अपने बलबूते पर उसका कोई अस्तित्व नहीं था, पुरुष वर्चस्व समाज था। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने कहा था कि नारी क्षति विशेष नहीं, मतलब नारी की क्षति कोई विशेष क्षति नहीं है, लेकिन भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा था पंक्तियों में कि घर वार वैभव सुखी संपन्नता और नारी तो फिर से पाए जा सकते हैं, लेकिन सहोदर भाई दोबारा नहीं मिल सकता। तो ये उसी समय का नारी की जो स्थिति थी उसके आधार पर बताया। दूसरा है घुटनियों में लेके हैं पिन्हाती कपड़े पंक्ति के माध्यम से मां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? रुबाइयां, याद है आपको? फिराक गोरखपुरी जी की है ये। तो घुटनियों में लेके रुबाइयां, यदि आपने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति रुबाइयां नामक कविता से ली गई है, और रुबाइयां क्या होती हैं? जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति इसमें समान मात्रा होती, अंतिम जो शब्द होता है उसमें समान मात्रा होती है, तीसरी पंक्ति का अपने आप में एक अर्थ होता है, और ये लिखा है फिराक गोरखपुरी जी ने। तो यहाँ पर घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े के माध्यम से माँ के व्यक्तित्व की कौन सी? कि वो अपने बच्चे को स्नेह करती, वात्सल्य रस प्रकट हुआ है। यदि इस तरह से लिखा है तो अति उत्तम, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा और पूरे 2 में से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बात सीधी थी पर कविता के आधार पर भाषा और पेज की समानता लिखिए। तो बात सीधी थी पर आपको बताया ना कि किस तरह से बात तो सीधी थी, लेकिन भाषा की सहूलियत बरतना नहीं आया और ऐसी उलझी कि उसकी सारी चूड़ियां ही मर गईं और बस उसको ठोक दिया गया। तो आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। अब है प्रश्न 12वें पे हम पहुंच गए और कुल है हमारे 13। ठीक, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, भक्तिन भी इसका अपवाद नहीं थी। भक्तिन के जीवन के आधार पर इस कथन को सिद्ध कीजिए। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक क्या है,
आत्मकथ्य है, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी स्त्री के बारे में वर्णन किया है जिसका नाम तो लक्ष्मी था, परंतु बेचारी दुखों की मारी थी, कोई धन संपत्ति उसके पास नहीं थी। और साथ ही साथ वो ये बताना चाहती हैं कि हर एक व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियां भी हैं, कमियां हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं। भक्तिन बहुत अच्छी थी, सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी। यहाँ वहाँ जो भी सिक्के विक्के पैसे वैसे पड़े रहते थे वो उठाकर कहीं भी डब्बे मब्बे में भर देती थी, पूछने पर बताती थी मुझे नहीं पता। तो ये बताया है, तो आशा करती हूँ आपने उस तरह का प्रसंग जोड़कर ये आंसर लिख दिया होगा। अगला है, बाजार की चकाचौंध का व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चकाचौंध से किस प्रकार बचा सकता है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लिखिए। तो बाजार की चकाचौंध का व्यक्ति के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, मानो कि वह पूरी तरह से बाजार की गिरफ्त में आ जाता है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता। बाजार में जाते ही उसके तरह तरह के लुभावने या प्रलोभन दिखाई देते हैं और वो बस अपने बटुए को देखता है, यदि बटुए में पैसे हैं तो बस उस पर बाजार का जादू चल गया। ऐसे लिखा था आपने। और लेखक जैनेंद्र जी हैं क्या? तो उन्होंने अपने मित्रों का भी उदाहरण दिया था कि एक मित्र गए तो थे अपनी पत्नी के साथ कि कुछ सामान लेकर आते हैं, लेकिन जब वो सुबह से लेकर शाम तक घर आए तो इतने सारे बैग्स लेकर आए कि वो खुद दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ उनके पास टिकट, रेल के टिकट तक के पैसे नहीं बचे थे, ठीक है। और दूसरे एक मित्र गए थे, वो बिल्कुल खाली हाथ आए। लेखक ने पूछा, भाई बाजार गए थे, कुछ लाए नहीं? तो बोले, देखो सब कुछ इतना अच्छा था कि मैं समझ ही नहीं पाया क्या लाऊं, इसलिए कुछ लाया ही नहीं। तो इस तरह से आपने लिखा होगा। अगला है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। शिरीष के फूल पाठ से उद्धृत इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध है, जिसमें उन्होंने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत की भांति बताया है। क्या आपने ऐसा लिखा था? यदि ऐसा लिखा था ना बेटा, तो आपको कोई भी पूरे नंबर देने से रोकेगा नहीं अपने आप को, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे आपको। कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रचित शिरीष के फूल में उन्होंने यही बताया कि भीषण गर्मी में जब सूरज मानो आग बरसाता है, आग के गोले, तब भी शिरीष का फूल खिलता रहता है, लगभग 4-5 महीनों तक खिला रहता है। बाकी सभी, और वो कहां से जड़ या कहां से पानी लेता है, वो वातावरण से रस सोखता है, ठीक है। तो ऐसा लिखा होगा आपने। अब हम पहुंच गए हैं अपने 13वें प्रश्न पर, जो कि अंतिम प्रश्न है। गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर लिखना है। 2-2 नंबर का है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज के आधार पर लिखिए कि जाति प्रथा के पोषक लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रता देने में पक्ष में है और किस प्रकार की नहीं। तो यहां पर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित मेरी कल्पना का आदर्श समाज की किस तरह का समाज चाहिए उन्हें, जिसमें भाईचारा, समता और आपसी मेलजोल की भावना हो, जहां पर जनतंत्र हो, इस तरह का आदर्श समाज उन्हें चाहिए था, जिसमें 3 उन्होंने बताया है, आपसी भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना और सद्भाव की भावना, ठीक है। प्रकृति भी जैसे गांव वालों के दुख से दुखी थी, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए। बहुत ही मार्मिक ये कथा थी, जिसमें एक पहलवान था और उस जो गांव में है हैजा और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी फैली और हर घर मानो मरघट बन गया था, शमशान घाट बन गया था। लेकिन उस स्थिति में पहलवान की ढोलक भी, प्रकृति भी जैसे गांव वालों के दुख से दुखी थी, मतलब पूरा वातावरण ऐसा हो गया था कि प्रकृति भी मानो आंसू बहा रही हो। ऐसे में पहलवान की ढोलक ही सबको ढांढस बंधाती थी। अगला है, भक्तन पाठ के आधार पर लिखिए कि खोटे सिक्कों की टकसाल किसे और क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर जो अकर्मण्यवादी होते हैं, जो कर्म से पीछे हटते हैं, वही खोटे सिक्के कहलाते हैं, या फिर जो कुछ करना ही नहीं चाहते, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। तो यदि आपने बड़ी बुद्धिमानी के साथ उत्तर लिखे हैं बच्चे, तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हैं। हिंदी में 80 में से आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, है ना। बताना मुझे कमेंट करके कि किस तरह से आपने उत्तर लिखे हैं। क्या आपके उत्तर इन उत्तरों से कुछ मेल खा रहे हैं? यदि मेल खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो फिर सीबीएसई द्वारा जो आंसर की रिलीज होगी तो उसमें तो आप चेक करोगे ही करोगे, ठीक है। चलो, तो आशा करती हूँ आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना है और अपने आप को एक, नहीं कि हाँ भाई हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ हमारा इतना 70, 75, 77, 78 या 79, 80 नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।